मैं आपके सामने डिबेट करने नहीं आया हूं, कुछ याद दिलाने और कुछ बताने आया हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बचपन में हम सब ने अपने बड़ों से डांट खाई है। वो कुएं में कूदेगा तो क्या तू भी कूद जाएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इन मुहावरों से पाला भी पड़ा होगा। आज कोरोना काल के हर गुनहगार को हम कोस रहे हैं, जैसे चुनावी रैलियां, अलग अलग कारणों से लग रही भीड़। आखिर किसने कहा इस रौं में बह जाइए। अब वक्त है अपने गिरेबां में झांकने का। मैंने झांका और जो लगा वही बताने आया हूं, इस अपील के साथ कि जन अनुशासन पखवाड़ा मतलब गेंद हमारे पाले में। हम कोरोना की चेन तोड़ सकते हैं। अब भी नहीं सुधरे तो सेल्फ गोल कर बैठेंगे। आज चर्चा जिन सवालों के आसपास होगी वो जान लें। सवाल नंबर 1, दूसरों को तो मौका मिलते ही खूब कोसा, लेकिन सवाल यह है कि गिरेबां में झांक कर हमें देखना होगा, पूछना होगा कि खुद हमने क्या किया। सवाल नंबर 2, अनुशासन पखवाड़ा, जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये जो डिसिप्लिन है, ये जो अनुशासन है, क्या ये हम में है? क्या अनुशासन में आना इतना मुश्किल है कि हम हर चीज भूल जाएं? और सवाल नंबर 3, कहने को तो हम सभी समझदार हैं, लेकिन आखिर हमारी समझदारी को हुआ क्या है? क्या हमारी समझदारी को जंग लग गई है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, डॉक्टर हरीश शर्मा साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर वरुण पुरोहित विश्लेषक हैं तमाम हालातों के जो देखते हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रेम आनंदकर जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर हरीश, ऐसा क्या है जो आज लोग नहीं जानते? ऐसा कौन से मीडियम है जिसके जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश नहीं की गई? इसके बाद ऐसा क्या है जो हम एनकाउंटर कर रहे हैं इस वक्त? स्वप्निल, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, मुझे आपकी बात क्लियर नहीं हुई। आपने जो बोला तो आई रिक्वेस्ट एक बार आप फिर से बताइए। जी डॉक्टर हरीश, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ऐसा क्या है हम भारतीयों में जो हम सीख नहीं पा रहे हैं? सब कुछ तो बता दिया। स्वप्निल, जब हम बात करते हैं किसी क्राउड की या मास की, तो हमें यह देखना होता है कि जैसे कि एक क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट चल रही है, तो वहां जो क्रिकेट को लाइव देख रहे हैं उसको तो क्राउड कहते हैं, पर जो बाकी के टीवी पर उस क्रिकेट मैच को देखते हैं उसको मास कहते हैं। और जो मास होता है वो किसी बिलीफ पर या फियर से या होप से गाइडेड होता है, और ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इनके अपने अपने इंडिविजुअल्स बिलीव होते हैं और ये फियर से गाइड होता है। तो जब हम बात करते हैं पूरे देशवासियों की, तो हम साइकोलॉजिकली एक मास की बात करते हैं, एक जन समूह की बात करते हैं। और जब जन समूह जो होता है, मेनली दे आर रन बाय रूमर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशंस। मास जो होता है सबसे ज्यादा रूमर्स पर बिलीव करता है, और या फिर जो इंफॉर्मेशन गलत तरीके से आ रही होती है उन पर बिलीव करता है। परंतु जो उसको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डेली मिलती है, चाहे वो आपके माध्यम से मिले या न्यूज़पेपर के माध्यम से, उस पे बिलीव कम करेगा। और मास में ये देखा जाता है कि जब मेजॉरिटी जो कर रही हो वही मुझे लगता है करेक्ट है, सही है। नहीं, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर हरीश, जब कोरोना आया किसी को नहीं पता था कि इस कोरोना से लड़ना कैसे है, लेकिन जो दो सबसे जरूरी चीजें थी, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये एक एक व्यक्ति को बताई गई और लोगों ने उसके बेनिफिट्स भी देखे हैं। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई टेलीपैथिकली जुड़ा हुआ है और अपने अपने घरों से लापरवाह होकर निकल रहा है। नहीं, वो इंडिविजुअली भी निकल रहा है। वो इंडिविजुअली आखिर क्यों नहीं डर रहा है? वो इसलिए स्वप्निल जी, वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो दो इंफॉर्मेशन जो टीवी या न्यूज़पेपर से आती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन से वो कनेक्टेड होता है। बाकी की इंफॉर्मेशन उसको ज्यादा ऑथेंटिक लगती है क्योंकि वो उसके लिए कन्वीनियंस है।
क्योंकि आज तक जिंदगी में कभी भी नाक पर कपड़ा नहीं लगाया, नाक पर रुमाल नहीं बांधा। अब अचानक अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जो मुझे वो आदत बदलनी है, तो मैं चेंज नहीं चाहता। मेरे को जो परिवर्तन करना पड़ेगा वो कष्टकारी है, तो मैं इजी फॉर्मेट में जाऊंगा, और जब मैं ऐसा करूंगा तो बाकी के लोग भी करेंगे। तो घर के जो मुखिया होते हैं, जब छोटे बच्चे देखते हैं कि पापा ही मास्क नहीं लगा रहे, तो वाइफ भी नहीं लगाती, वाइफ भी नहीं लगाएंगी तो बच्चे भी नहीं लगाएंगे। इस तरह से ये एक एक करके चलता जाता है, और उसी का दुष्परिणाम आज हम सब भुगत रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं अचानक इतनी जो डेथ टोल बढ़ गई है, ये उसी का ही है सारी बात। ठीक है, प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं मैं इस सवाल के साथ। अब भाई सख्ती की भी एक लिमिट होती है, लोग तो एडजस्ट हो गए। एक को रोका, पूछा कि चालान नहीं कटा क्या कभी, तो बोले 3-3 बार कट गया है, लेकिन मैं नहीं सुधरूंगा। अब सख्ती की भी तो एक लिमिट होगी ना, उसके बाद क्या करें, उन्हें घरों में बंद कर दें? जी बिल्कुल। देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ी बात है, हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम उंगली सामने वाले की तरफ उंगली बहुत आसानी से उठा लेते हैं। और अभी मेरे साथी ने कहा भी था कि जब लेकिन हम सामने वाले की तरफ उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ है, उसको हम नहीं देखते, पहली बात। तो दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, सख्ती बहुत ज्यादा की जा रही है। और अब तो जो आप बता रहे हैं कि क्या इनको घरों में बंद कर देना चाहिए, ये जो अनुशासन है, जो सरकार ने नया नारा दिया है, तो जन अनुशासन स्व अनुशासन का, इसका पालन तो हमें ही करना पड़ेगा। अगर अब साल भर से कोरोना चल रहा है और साल भर से कोरोना चलने के बावजूद भी मास्क को, उचित दूरी को हम अपने जीवन का अंग नहीं बना सके, दिनचर्या का अंग नहीं बना सके, तो फिर हमारा जीना व्यर्थ है। आखिर मैं एक सवाल खड़ा करता हूं कि सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सरकारों के संसाधन अपने सीमित होते हैं। मान लो 650 का बेड है और अगर मरीज ही 1200 आ गए तो संसाधन और सरकार और संसाधन क्या करेंगे? वह तो हमें खुद होना पड़ेगा। लेकिन मैंने आज के उसमें देखा, जो आज के नया गाइडलाइन आई, उसकी कहीं कोई पालना नहीं हुई। जिस तरीके से रूटीन में शहरों में भीड़ थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, ऐसी स्थिति में जब पुलिस घरों में बैठकर कोसती है, तो हम गांव के चौपालों पर बैठकर कोसती है, यही भीड़ दूसरी चीजों में खामियां निकालती है, जो कि गलत है। मैं उनको सही नहीं ठहरा रहा हूं, चुनावी रैलियां गलत रही, मैं ये मानता हूं, जिस तरह के आयोजन हुए वो गलत रहे, उससे कोरोना को एक स्टेज मिला फैलने का, लेकिन यही लोग खुद उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप पर रोज ऐसे मैसेजेस आते हैं कि ये सामान रख लीजिए कोरोना नहीं होगा, वो सामान रख लीजिए कोरोना नहीं होगा। शायद लोग मान रहे हैं। जी स्वप्निल, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि अब हम घरों में जब हमको बैठ जाएंगे और हमें कोई दिक्कत आएगी तो हम सरकार को कोसेंगे कि साहब मैं तो आर्थिक व्यवस्था नहीं, हमारे पास खाने पीने का सामान नहीं। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं इन लोगों से कि स्थिति लाए कौन? यही हम ही लोग लाए और इसके लिए हम ही दोषी हैं। फिर हमें दूसरे को कोसने से क्या मतलब? तो हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना की जंग से लड़ना है, तो पहले अपने आप को स्वशासित अनुशासित करना पड़ेगा। बाद में हमको जगह अगर हम खुद अनुशासित हो गए तो निश्चित रूप से कोरोना का चक्र बहुत जल्दी टूटेगा। लेकिन इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकार ने पिछले 2-3-4 दिन में जो कड़े कदम उठाए हैं, चाहे कारण कोई भी हो, चुनाव वगैरह रहे हो, यही कड़े कदम 15-20 दिन पहले उठा लिए होते तो आज जो हम भयावह स्थिति देख रहे हैं राजस्थान, पर मुझे ऐसा लगता है प्रेम जी, मुझे पर्टिकुलरली पर्सनली ऐसा लगता है कि सरकार ने जो ये कदम उठाए उसमें थोड़ा सा डायलेमा मुझे दिखता है। मतलब सरकार एक तरफ सख्ती करना भी चाहती थी, लेकिन खुद सख्ती के इस एंड पर नहीं रहना चाहती थी जिसमें यह नजर आए कि हम सख्ती कर रहे हैं। इस डायलेमा से गुजरते हुए ये गाइडलाइन, और आखिरकार फिर गेंद बोल दी गई, जनता आप देख लो, आपको अनुशासन में रहना होगा, कोरोना की चेन दौड़ना है। तो मैं आपके पास आ रहा हूं वरुण पुरोहित जी। वरुण पुरोहित जी, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि हाँ ये डायलेमा फेस किया, क्योंकि कई विधायक और मंत्री नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन लगाया जाए, तो एग्जैक्टली लॉकडाउन तो नहीं लगाया, लेकिन जन अनुशासन पखवाड़े की बात की, और जनता कितनी अनुशासित है ये हर राजनीतिक दल और जन नेता होने के नाते सीएम गहलोत भी जानते होंगे। एक डायलेमा तो फेस किया है सरकार ने। देखिए ऐसा है, पिछले साल भी स्वप्निल जी हम इन्हीं बातों पर डिस्कस कर रहे थे और आंकड़े क्या थे डिस्कस कर रहे थे। आज क्या भयावह स्थिति हो गई, तो साल भर में कुछ परिवर्तित हुआ नहीं बल्कि भयानक स्थिति और पैदा हो गई। अब आप बात कर रहे हो राज्य सरकार की, राज्य सरकार ने तो, राजस्थान की सरकार ने हिंदुस्तान में सबसे पहले ये लॉकडाउन शुरू किया है, आरंभ किया है। इसकी तो मैं प्रशंसा करता हूं कि क्योंकि अशोक गहलोत जी बड़े रिफाइंड आदमी है, पुराने उनको अनुभव है।
हेल्थ एक्सपर्ट से, डॉक्टर से रेगुलर डिस्कशन करके वो चीज लाएं। अब आप जब बात कर रहे हो सोशल डिसिप्लिन की, इसको आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा। पॉलिटिकल डिसिप्लिन भी अपन ने सितंबर में डिस्कशन किया था जब पंचायतों के चुनाव हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार। तो राजनीतिक अनुशासन देश में नहीं है। जब बड़े बड़े नेता, मैं किसको इंगित नहीं करना चाह रहा हूं, सारे नेता अगर आप जो है रैलियां कर रहे हैं, चुनाव करा रहे हैं, तो आम आदमी में जो धारणा, आपने भी सुना होगा, धारणा बनी कि जहां चुनाव होते हैं वहां कोरोना नहीं होता। तो आम आदमी में जब तक आप जो नेतृत्व दे रहा है, जो आपका एग्जाम्पल है, आपका आइकॉन है, वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो आम जनता कैसे फॉलो करेगी? अब जनता की जो बात करते हो उसको वर्गीकृत करिए आप। एक शिक्षित होता है, एक साक्षरता होती है। पूरा देश 135 करोड़ साक्षर हो सकता है, शिक्षित नहीं हुआ अभी। अब जो फैक्टर आप सोशल डिसिप्लिन की बात करते हो सकता है 10-20% आदमी फालतू घूम रहे हैं, पागलपना कर रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं, कोई भी हम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए इकोनॉमिकली मिडिल क्लास और लोअर क्लास इस कदर परेशान हो चुकी है, उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अब अपन कहते हैं जिसके बच्चे भूखे होंगे लेकिन वो कैसे नहीं निकलेगा, कैसे? लेकिन जन अनुशासन के नाम पे इन्हीं लोगों के भरोसे तो छोड़ दिया गया हमको सड़कों पर। तो मैंने आपको कहा कि सरकारें जो हैं, इनका मिसमैनेजमेंट रहा, राजनेताओं का पॉलिटिकल डिसिप्लिन नहीं रहा, इसलिए जनता के ऊपर डोल दिया। मान लेता हूं। जनता को आप वर्गीकृत तो करोगे ना। जो जनता भूखी है बेचारी, जिसके पास करोड़ों की तादाद में बच्चों को खिलाने को नहीं है, वो आप कह दोगे लॉकडाउन हो जाए घर में, कैसे बैठ जाएगा? कोई भी माता पिता अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकता है? तो इकोनॉमिक पॉइंट इसका बहुत बड़ा है। इसीलिए जो आप देख रहे हो थोड़ी बहुत छूट दी गई है, इसलिए दी गई है। अब आप सख्ती करोगे तो आम आदमी कब तक उस सख्ती का पालन करेगा डेमोक्रेसी के अंदर? अगर आप पेट उसको घर पे आप राशन दे दोगे, घर में उसके बाद रोटी होगी, दवाई होगी, तो फिर इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे एंड पर या राजनीतिक दलों के एंड पर जो गलतियां हुई वो बेसिकली दो स्तर की रही। एक तो वो अपने आचार विचार से लोगों को जागरूक नहीं कर पाए, और दूसरा ये कि वो जरूरत पड़ने पर सही सख्ती भी नहीं दिखा पाए, नहीं तो न लोगों को जागरूक कर पाए। मैं इस पर आपसे आगे डिस्कशन करूंगा वरुण जी, लेकिन डॉक्टर हरीश एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर हरीश, मैंने बेहद डरे हुए लोगों को देखा। कुछ कोरोना के नाम पे भयानक डरे हुए हैं, कुछ लॉकडाउन के नाम पर भयानक डरे हुए हैं, लेकिन फिर मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिन्हें मौत नहीं डरा रही। जी, एक्चुअली स्वप्निल जी, इसमें ऐसा होता है कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं समझदार और एक होते हैं मंदबुद्धि लोग। मंदबुद्धि लोगों की जो विश्लेषण होता है वो ये होता है कि अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आपको हट जाना चाहिए, हाथी आ जाए तो हट जाना चाहिए। पर कुछ बहादुर लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि शेर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो साइकोलॉजी ऐसे लोगों को मंदबुद्धि कहती है। ये बहादुर लोग नहीं होते हैं। सामने मौत आ रही है और मैं उससे भी अपना बचाव नहीं कर पा रहा, तो फिर मुझे फिर मंदबुद्धि ही कहा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा। तो हमारे देश में कितने मंदबुद्धि हैं और कितने सही समझदार लोग हैं, ये इसी बात से निर्णय हो जाता है। डॉक्टर वरुण जैसे बात कर रहे थे कि अलग अलग प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं वो भी एकजुट अगर पहले हो जाते और वो सब मिलके ये मान लेते कि कोरोना एक है और हम सबको, तो मास जो होती है वो भी अपने लीडर को देखती है और उसमें कुछ बंटवारा ना होता, तब भी काफी हद तक ये कंट्रोल हो सकता था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पर भी मैं इसमें फॉल्ट कहूंगा कि ये सब है। अच्छा, ये क्या बात हुई कि जो हमारी लाइफस्टाइल में है उसमें जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती वो बहुत जल्दी हमारे हैबिट्स में आ जाती हैं, भले वो खान पान को लेकर हो या रहन सहन को लेकर हो। लेकिन अब एक साल अगर मैंने मास्क पहनते हुए गुजारे होते तो आज मैं उसमें कंफर्टेबल हो चुका होता और फिर मैं मास्क को अपने डेली रूटीन में ले आता। लेकिन इस तरह की हेल्दी हैबिट्स उतना जल्दी रूटीन में क्यों नहीं आ पाती? जी देखिए, अभी डॉक्टर वरुण ने बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कही थी, स्वप्निल जी। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बोली थी कि एक तरफ तो जो उनकी रैली होती है वहां कोई मास्क नहीं लगा रहा, उनको बाध्य नहीं किया जा रहा कि रैली में आने से पहले लगाइए। दूसरी तरफ एक दूसरे आदमी को बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और यही बात मैं भी आपको बता रहा था कि जो र्यूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन है, जब दो तरह की इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन में आएंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मुझे मास्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देश में या तो मास्क को लेकर एकजुटता हो, सबको मास्क लगाना है, चाहे कोई रैली में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, या फिर किस किस को नहीं लगाना है, ये क्लैरिटी है ही नहीं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है और इस वजह से मैं फिर ये देखूंगा मुझे सहूलियत कहां मिल रही है। जहां मुझे सहूलियत मिलेगी मैं उस काम को करूंगा, और मुझे सहूलियत मिल रही है बगैर मास्क के घूमने की, पर उसका जो इतना बड़ा थ्रेट है, जो जानलेवा है, उस तरफ फिर मेरा ध्यान जाता ही नहीं है।
तो जो बड़े बड़े जो लोग हैं इस देश को चलाने वाले हैं, उनको भी जब भी रैली में लोग आए तो बताना चाहिए कि सबको मास्क लगाकर, क्योंकि मुंह से नहीं सुनना, कान से सुनना है, और नाक का कोई मतलब ही नहीं है, तो लाखों लोग भी मास्क लगा सकते हैं। अगर हमारे देश के जो लीडर हैं वो पब्लिक को बताएं, तो मुझे तो यही लगता है कि एक रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और इसीलिए मैं बार बार ये सवाल उठाता हूं कि आखिर जो चालान कट रहे हैं, कोई तो इस आंकड़े के साथ मेरे साथ डिबेट में आए कि कितने राजनीतिक दलों के चेहरों वालों के चालान कटे हैं, क्योंकि मुझे उन आंकड़ों का इंतजार है, लेकिन वो आंकड़े अब तक मेरे सामने आए नहीं है। प्रेम आनंदकर जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। और प्रेम जी, मैं इस सवाल के इस बात के साथ आ रहा हूं, बचपन में बहुत सुना मैंने शुरुआत में भी कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं जनता पर? नहीं साहब, देखिए मेरा ये मानना है कि शासन स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए सभी तरीके अपनाता है। ऐसा नहीं है कि शासन सिर्फ कानून का डंडा ही दिखा रहा है, लेकिन आज लोगों को अवेयर भी कर रहा है। अब सवाल स्थिति ये है कि जब लोग अवेयर नहीं होना चाहते तो उनके ऊपर एक कानून का डंडा रह जाता है, जुर्माना या चालान वगैरह जो भी है। स्थिति ये है स्वप्निल जी, आप देखिए मास्क लगाने वालों को, हम जैसे पढ़े लिखे लोग, मैं अपने आप को आपको शामिल कर रहा हूँ कि हम मास्क लगाएंगे सिर्फ चालान से बचने के लिए, पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए। हम मास्क लगा लेंगे, अपना लिप्स वगैरह मुंह जो है ढक लेंगे और नाक को खुला छोड़ देंगे। लेकिन जबकि असल ये है कि जो वायरस जाना है वो नाक के जरिए जाना है। अभी जैसा वैज्ञानिक और डॉक्टर बताते हैं कि अभी जो वायरस का जो तीसरा दौर चल रहा है, नहीं, और पकड़े जाने पे घमंड देखिए आप, पकड़े जाने पे प्रेम जी घमंड देखिए आप। आज कई सारे वीडियोस वायरल हुए जिसमें पुलिस को लोग धमकाते नजर आए। मुझे जानते हो, चालान काटोगे, काट के दिखाओ। धमकाते नजर आए तो मैं काट के दिखाओ, या मेरा फिर पैसे फोन लगा के करते। प्रेम जी, आपके वो भी कड़ी धूप में सड़क पे खड़ा है बेचारा, सेवा कर रहा है। हाँ। हम उसकी मजबूरी नहीं समझेंगे, लेकिन हम अपनी उसमें दादागिरी पर उतरेंगे। मेरा कुल मिला के यह कि जब तक हम खुद अपने आप को अवॉइड नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं सुधारेंगे, तब तक हम चाहे कितने प्रयास कर लें, हम कोरोना की जंग पूरी तरह लड़ नहीं सकते, और इसी तरह से हमें संकटों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी स्वप्न। ठीक है, डॉक्टर वरुण पुरोहित, देखिए बहुत सॉफ्ट सी छवि है कांग्रेस की, हार्डलाइनर छवि नहीं है। क्या यह बाध्यता है? क्योंकि देखिए, जागरूकता रथ अगर कांग्रेस का इतना सफल होता तो आज इतने बड़ी संख्या में इतने अजागरूक लोग नहीं मिल रहे होते, गैर जिम्मेदार लोग नहीं मिल रहे होते, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ये नहीं चाहता कि हम पर कुछ हार्ड करने वाली है हमारी प्रदेश सरकार, या कर पाएगी। स्वप्निल जी, ऐसा नहीं है, सॉफ्ट सरकार नहीं है। पिछले आप देखिए, पिछले 1 वर्ष के अंदर जो जितने भी कार्य, अभी मास्क की बार बार हम चर्चा करते हैं, नो मास्क नो एंट्री का कानून तक राजस्थान सरकार नहीं बनाया। मैं कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन कांग्रेस सॉफ्ट नहीं है। लेकिन आज की आज लगाए, 1-2 दिन में सख्ती बरतेंगे। लेकिन आपको मैंने बताया ना, इसके इश्यूज हैं। अब आप जिस इकोनॉमिक इश्यू इतना बहुत बड़ा हो गया, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, आदमी की इकोनॉमी गिरती चली गई। आपने पढ़ा होगा आंकड़े, आप तो मुझसे ज्यादा स्टडी करते कि कितने करोड़ लोग मिडिल क्लास से नीचे खिसक गए। अब आने वाले टाइम में कितने खिसकेंगे, कितनों की जॉब चलेगी, तो उनकी मानसिक स्थिति जो है, अभी डॉक्टर हरीश आपको बता पाएंगे, इतनी खराब हो चुकी है कि उनको कोई सूझ नहीं रहा है। उस चीज के लिए आप क्या करोगे? तो इकोनॉमिक स्टेटस भी तो आपको चेक करना पड़ेगा आदमी का। लॉकडाउन कैसे कर दोगे इमीडिएटली? फिर भी सख्ती बरत रही है सरकार, और आप देखिएगा 1-2 दिन में सख्ती बढ़ जाएगी। लेकिन वो सख्ती बढ़ने से आप चेन तो तोड़ने का प्रयास करोगे वायरस का। अभी तक हमने साल भर में रूट कॉजेज पे कभी चर्चा नहीं करी। मैंने हमेशा आपसे बात करी, पान गुटखा, पान मसाला जो है नुकसान करता है, उससे ज्यादा नुकसान हम आपने भी दिखा रहे थे, आज भी दिखाया, पहले भी दिखाया, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं आपके चैनल के। सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूके। आप देखिए, पान गुटखा मसाला पूरी सड़कों पर थूका मिलेगा आपको। अब वो जो तो तमाम एड कैंपेन्स के बाद, तमाम चीजों के बाद अगर हम लोगों को नहीं समझा पाए, तो हमें यह मानना चाहिए कि हाँ, हमने जागरूकता फैलाने के नाम पर जिस तरह का भी कैंपेन चलाया हो, वो लोग अभी जागरूक नहीं हुए हैं, और अब हम उन्हीं के अनुशासन की बात कर रहे हैं।
नहीं नहीं, अपनी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, मैंने कहा ना वर्गीकृत करिए आप इसको, पूरा एजुकेटेड इंडिया मत समझिए। साक्षर तो हो गया, लिटरेट तो हो गया इंडिया, लेकिन एजुकेटेड नहीं हुआ। एजुकेशन जितनी भी मिल रही है मीडिया चैनल से मिल रही है। साल भर में जितना मीडिया चैनल से आप लोग समझा रहे हो, जागरूक कर रहे हो, उतना कोई नहीं कर पाया क्योंकि सब बंद थे। तो मीडिया चैनल ने तो बहुत बढ़िया, सरकार से ज्यादा जिम्मेदारी मैं कहूंगा निभाई है, लेकिन सरकारें भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करेंगी। लेकिन पॉलिटिकल डिसिप्लिन अगर हुआ होता साल भर में राजनेताओं में, तो जनता अभी से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी थी, समझदार हो चुकी थी। मैंने कहा ना, धारणाएं बन गई, आपने भी सुना होगा। ठीक है। जहाँ चुनाव होते हुए कोरोना नहीं होता, गरीब आदमी कह रहा है जो हम मेहनत करते हैं गरीब आदमी के, तो सुना नहीं। मैं कई जगह जाके आया, अभी टीवी पे, आपको टाइम कम है, वो सब लोग बोलते साहब गरीब आदमी के तो नहीं होता है। बड़े ऐसे अनेकों प्रकार की धारणाएं डेवलप हो गई, उसको मिथक जो बन गए उनको तो राजनेताओं को ही तोड़ना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल डॉक्टर हरीश आपसे है, और सवाल क्या, एक तरह से मैं एक फाइंडिंग कहूं, ये दिमाग बड़ा अजीब तरीके से गेम करता है। मैं बताता हूं कैसे, कि अगर स्कूल में हमें बोला जाता था शांति से बैठना है, तो हम थोड़ी सी शांति के बाद क्लास में सुगबुगाहट उठने लगती थी और धीरे धीरे एक हल्ले में बदल जाती थी। कहने का मतलब है, जब हम पर रूल इंपोज किया जाता है तो हम रूल ब्रेक करने के बारे में सोचते हैं। अनुशासन कभी भी भारतीयों की यूएसपी रही हो, आई डाउट। डॉक्टर हरीश, क्लोजिंग कमेंट। मिस्टर स्वप्निल, आप कहना ये चाहते हैं कि देखिए, अनुशासन दूसरों पे लादने की बजाय जैसे कंट्रोल करना होता है ना, बचपन से ही अगर ये सिखाया जाए सेल्फ कंट्रोल, खुद पर अनुशासन कैसे किया जाए, तो यहाँ पर कौन किसी को सिखाता है, सब एक दूसरे को ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैं मास्क पहनूं या ना पहनूं, पर मैं आपको पहनाना जरूर चाहता हूं। यही सारी जो बातें हैं समझने की। और मुझे आपकी लास्ट वाली बात सुनाई नहीं दी थी कि आपने इंपॉर्टेंट सवाल मुझसे क्या किया था। आप चाहें तो उसको एक बार रिपीट कर दीजिए सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि अनुशासन इनबिल्ट हमारी यूएसपी नहीं है, हम भारतीयों की। जी जी, मैं आपसे सहमत हूं, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बार बार लोगों की बिलीफ सिस्टम जो है वो बदल जाते हैं। क्योंकि आज मेरा एक बिलीव है, कल मुझे किसी दूसरा बिलीव दे दिया, बचपन में मेरे बिलीव अलग थे, कॉलेज में मेरे अलग हो गए। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अनुशासन तब होता है जब बचपन से लेकर और कॉलेज तक एक ही बिलीफ सिस्टम पे काम चल रहा हो। शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं, और बुरा, या अब चीजें रुके और वापस हम पुराने दिनों की ओर लौट पाए? इस बार गेंद आपके पाले में डाली गई है, तय कर लीजिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।